अस्सलामुअलैकुम, होप यू गाइस आर फाइन। जो आपकी न्यू बुक है केमिस्ट्री की, उसके मुताबिक जो आपका फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 1.2, उसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी ब्रांच आपको केमिस्ट्री की गिवन है। बेसिकली आपको इसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जो सेल्फ असेसमेंट या कॉन्सेप्ट असेसमेंट 1.2 है, इसमें आपको 8 जो है वो इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उसमें से आपने गेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये ब्रांच कौन सी है केमिस्ट्री की। सबसे फर्स्ट जो है उसमें हमें कहा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोड्यूस क्या करवाती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कन्वे हो रही है, हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया हुआ है कि वो क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है अगर हम वो देखें, वो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स है, लाइक ये रिलेटेड टू लाइफ बात हो रही है, ठीक है। तो ये नहीं कि हम इसमें रिलेटेड टू लाइफ बात हो रही है। तो जैसे हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की जो ब्रांच है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वही केमिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो चूँकि प्लांट्स में होता है, प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस वजह से ये जो ब्रांच है, लाइक इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, हमने आइडेंटिफाई जब इसको करना है तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये हम बायोकेमिस्ट्री में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसमें हमें बताया हुआ है कि जो प्लांटेशन है वो हेल्प इन द ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि जो प्लांटेशन का प्रोसेस है उससे हम ओवरकम कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को। अब इसमें जो मेन की पॉइंट है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। इन्वायरमेंटल एक प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल इशू है एक। तो इसको हम स्टडी किस में करेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। तो इस ब्रांच का जो नाम है इसमें आप लिख लीजिए कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हैबर्स प्रोसेस। इसमें बता रहे कि जो हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। अच्छा, अब ये एक हमें प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं जो हैबर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, नेचर में तो नहीं ना होता, नेचुरली तो ये काम नहीं हो रहा, ये हम इंडस्ट्रीज़ में करवा रहे होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और अमोनिया है इसको कंबाइन कर रहे होते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं और स्पेसिफिक ही हम प्रेशर दे रहे होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज़ करते हैं और फिर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये नेचर में नहीं हो रहा, ये हम इंडस्ट्रीज़ में खुद से कर रहे हैं, सिंथेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं अमोनिया को। तो इस वजह से ये चूँकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है तो ये इसको हम स्टडी किस में करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, उसमें हमें क्या बताया हुआ है, अमोनिया। अमोनिया के बारे में ये कह रहे हैं कि जो अमोनिया है वो एक कलरलेस गैस है जिसकी पंजेंट और इरिटेटिंग ऑर्डर है, और आगे बताया हुआ कि हाईली सॉल्यूबल है वाटर में। तो अब जब भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपको किसी भी गैस होगी या कोई भी सब्सटेंस है उसकी नेचर के बारे में बताया हुआ है या उसके बिहेवियर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा ये दो चीज़ें हैं, तो ये हमेशा हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक हो क्या, फिज़िकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे एक और बात ये पूछी जा सकती है, क्योंकि ये कार्बन के अलावा अमोनिया जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक तो नहीं है, इसमें कार्बन तो नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक है, तो हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते, फिजिकल ही क्यों बोलना है। देखिए इसमें जो कि हमें अमोनिया की दो बातें जो बताई हुई हैं वो इसके नेचर और इसके बिहेवियर के बारे में बताई हुई हैं, तो इस वजह से इसको फिजिकल केमिस्ट्री कहना ज़्यादा बेहतर होगा बनस्पत इसके कि इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो हम उसकी स्टडी सिर्फ कर रहे हैं ना, लाइक उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसका जो बिहेवियर है या इसकी जो नेचर है, इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस है, वो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट का आंसर फिजिकल केमिस्ट्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ ग्लूकोज। इसमें केमिस्ट है जो कि परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास जो की पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं? हम किसी चीज़ को बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं। हम एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करते हैं तो किसी एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ पे देख रहे होते हैं, उसमें से हम कुछ रिजल्ट निकाल रहे होते हैं और यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि परसेंटेज प्योरिटी ग्लूकोज के सैंपल की कितनी है, यानी कि हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करके एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हो जाएगा इसका आंसर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास जो हमारी 6th स्टेटमेंट है, उसमें हमें ये बताया हुआ है कि जो एक एनालिस्ट है वो डिटरमिन्स दैट NO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। अब यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी हुई है। एनालिस्ट का नाम देख के फ़ौरन आपने ये नहीं कर लेना कि ये तो एनालिस्ट है, चूँकि तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ही होगी। इसकी स्टेटमेंट को समझें, वो हमें क्या बता रहा है कि जो एनालिस्ट है ना वो एनालाइज तो कर रहा है, लेकिन क्या एनालाइज कर रहा है? आगे बात सुने उसकी कि NO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। ठीक है, वो उसने एनालाइज कर लिया है कि जो NO2 है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन। तो एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताई हुई है, इसका कॉज बताया हुआ है कि NO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो एसिड रेन एक इन्वायरमेंटल इशू है। ठीक है, तो उसके जो हम कॉजेज़ या इफेक्ट्स जो भी चीज़ें एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं वो हम हमेशा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाएगी, इन्वायरमेंटल। ठीक है, तो इसका एनालिटिकल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एनालिस्ट का नाम देख के फ़ौरन से यही ज़हन में आता है कि एनालिटिकल ही होगा, कि एनालिस्ट जो परफॉर्म कर रहा है एनालिटिकल के लिए कर रहा होगा। लेकिन आगे स्टेटमेंट भी आप पढ़ें तो आपको ये जो है क्लियर हो जाएगा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही इसमें आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो 7th है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए। जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर की, ये क्या प्रॉब्लम है? ये इन्वायरमेंट का इशू है ना, ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें बात बताई हुई है कि जब भी डिप्लीशन हो जाती है ओजोन लेयर की तो इससे भी काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से इसमें भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो 8th स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जब हम उनको बम्बार्ड करते हैं नाइट्रोजन के एटम पे तो वहाँ से प्रोटॉन इमिट होते हैं। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। देखें, ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हीलियम के, ठीक है, हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। हम इनको बम्बार्ड किस पे करवा रहे हैं? नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करवा रहे हैं और यहाँ से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। अब जो नाइट्रोजन का एटम है, एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? हमें पता है कि एटम के अंदर एक तो जो है सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सराउंड कर रहे होते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के अंदर है ना प्रोटॉन्स, तो इसका क्या मतलब है कि जो हीलियम है, हीलियम के पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो इस न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ से प्रोटॉन जो कि इमिट हो रहा है, तो ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन इसमें हो रहा है। तो जो न्यूक्लियस की सारी चीज़ें हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? वो हम तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये आपके 8 स्टेटमेंट्स जो थी सेल्फ कॉन्सेप्ट असेसमेंट 1.2 यहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी। इसकी 8 स्टेटमेंट्स थी और ये हमने कर ली हैं। है कि जो हेयर कंटेन अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन्स, कि हेयर में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है केराटिन, वो नेल्स और वूल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो प्रोटीन है इसमें बेसिकली लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट होती हैं कार्बन एटम्स की। तो इसमें हमें जो केराटिन के बारे में बताया हुआ है, और वो केराटिन के बारे में ये कह रहे हैं कि वो नेल्स में प्रेजेंट है और वूल में प्रेजेंट है। तो नेल और वूल किसका कैरेक्टर है? ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं ना। ठीक है, यानी कि रिलेटेड टू लाइफ बात हो रही है, रिलेटेड टू बायो बात हो रही है। तो इसमें हम जो कि बायो से रिलेटेड केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि इस प्रोटीन में जो है वो कार्बन एटम के स्ट्रक्चर जो है लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये बायोकेमिस्ट्री इसको हम बोलेंगे। ये बायोकेमिस्ट्री में हम ये लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, कि जो बायो से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम बेसिकली स्टेटमेंट में हमें यही तो बताया हुआ है। और सेकेंडली आप इसको इस लिहाज से भी देख सकते हैं, जो कि इसमें प्रोटीन्स की बात हो रही है, तो प्रोटीन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक ही है ना। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक तो है नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इसमें अगर आप बायोकेमिस्ट्री के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी लिख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही एक सब डिसिप्लिन है। तो इसका आंसर आप पहले बायोकेमिस्ट्री लिख दें। ठीक है,
और साथ में आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, केराटिन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों आंसर आपके ठीक होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बताया हुआ है कि ये जो एसिटाइलिन है वो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और आगे बता रहे हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स है वो बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के। तो ये नहायत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें हाइड्रोकार्बन का जो वर्ड है ये हमारा की पॉइंट है। ये मैं बता रहा है कि हम इसमें चूंकि कार्बन की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये साफ साफ पता चल रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसका आंसर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें हमें बताया हुआ है कि जो वाइट लेड है वो एक पिगमेंट है जिसको आर्टिस्ट यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सेंचुरी से। किस लिए कि जो मेटल है लेड में वो कंपाउंड जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसके ओर से, गैलिना से। तो इसमें लाइक हमें क्या बताया हुआ है, ना ही एक्सपेरिमेंट है कोई, ठीक है, ना ही ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो इस वजह से, और ना ही ये ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन से तो कोई भी रिलेटेड इसमें चीज़ नहीं है। हमें लेड कंपाउंड का एक तो बताया हुआ है, तो ये इसमें कार्बन से रिलेटेड तो है नहीं। तो इस वजह से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। इनऑर्गेनिक में हम जो कार्बन से अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो इस वजह से ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें हमें बताया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्सट्रीमली कोरोसिव है स्किन के लिए। तो मैं आपको पहले भी बताया था जो हमने पिछली असेसमेंट की थी कि जो नेचर है या किसी चीज़ का बिहेवियर हमें जब हम स्टडी कर रहे हैं उसको, तो ये हमेशा हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमें चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड की एक उसकी नेचर कह लें या बिहेवियर कह लें स्किन के साथ, उसके बारे में बताया हुआ है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो आप फिजिकल केमिस्ट्री लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है उसमें गैसेस के बारे में बताया हुआ है कि गैसेस को कंप्रेस हम कर सकते हैं किस तरह से, अप्लाई करके प्रेशर। तो अगेन इसमें क्या हमें नेचर या बिहेवियर के बारे में, बेसिकली हमें उनकी नेचर या बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि गैसेस जो है वो ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं किस तरीके से, जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये उनकी बिहेवियर है ना एक तरह से कि जब हमने उसको उसके ऊपर अप्लाई किया प्रेशर तो उसने कैसे बिहेव किया, कैसे वो कंप्रेस हो गया। तो इस वजह से इसका आंसर भी अगेन फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है कि जो हमारे पास मीट है, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, इनमें लॉन्ग चेन्स प्रेजेंट है कार्बन कंपाउंड की। तो ये मीट, मिल्क, एग्स ये सारी चीज़ें लाइफ से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है। तो अब आगे हम इनका क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग चेन्स पढ़ रहे हैं कि इनमें कार्बन कंपाउंड्स की प्रेजेंट है, बायो से रिलेटेड चीज़ों की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें को हम जो है वो बायोकेमिस्ट्री का नाम दे सकते हैं कि इसमें बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा। और सेकेंडली जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था केराटिन वाले में कि वो प्रोटीन है, इसी तरह से मीट में प्रोटीन प्रेजेंट है, मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट है, एग्स में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम इसको उस लिहाज से देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसको हम कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें स्पेसिफिकली हमें लाइक उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है ना कि इसमें लॉन्ग चेन्स कार्बन कंपाउंड्स की प्रेजेंट है, तो इसको अगर हम बायोकेमिस्ट्री ही सिर्फ रखें तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये बेहतर ज़्यादा हम इसको बायोकेमिस्ट्री ही इसका आंसर दें। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक भी कह देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं कहना, बायोकेमिस्ट्री के साथ आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं कि इसमें हम चूंकि ये प्रोटीन्स इनमें प्रेजेंट है तो उसके बारे में हम जब स्टडी कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक।